इंटेल के नए 8 जेन के कॉफी लेक प्रोसेसर्स लॉन्च हो गए हैं और वो आपको बहुत ही पसंद आएंगे। इतिहास बदलने जा रहा है और मैं आपको बताऊंगा कि मैं इतना क्यों उछल रहा हूँ और आपको क्या मिलेगा और कैसे फायदा होगा अगर नए प्रोसेसर पे आप अपना पीसी बनाते हो, चाहे गेमिंग वाला चाहे वीडियो एडिटिंग वाला। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों मुझे इंटेल पे गुस्सा आ रहा है। अगर आप गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखते हो तो रियल लाइफ का गेम्स ऑफ थ्रोन्स देखो, इंटेल और एएमडी वाला, मजा आ जाएगा आपको। और कैसे इस इंटेल वर्सेस एएमडी के युद्ध में हम पीसी बिल्डर्स का फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। मैं हूं आई जी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं नए व्यूअर्स से दरख्वास्त करना चाहूंगा, वर्ड देखा आपने, दरख्वास्त, कि वीडियो अच्छा लगे और लगे कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ सही काम हो रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं लग रहे आपके। अनसब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा ना लगे तो, लेकिन पहले चैनल ट्राई कर लो। बाय द वे ये सवाल पूछा गया था आपसे कि कॉफी लेक पे पहले वीडियो करें या फिर Asus 1050 Ti का रिव्यू करें। वोटिंग बड़ी खतरनाक हुई, कई लोगों ने बूथ कैप्चरिंग करने की भी कोशिश करी एक बार से ज्यादा वोटिंग करके, और कंपटीशन बड़ा भयानक था, लेकिन कॉफी लेक को ज्यादा वोट्स मिले हैं, इसलिए हम ये कॉफी लेक पे वीडियो कर रहे हैं। बाय द वे जिन लोगों ने भी फेसबुक पेज पर इसके आंसर्स दिए थे कि कौन सा वीडियो करें, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप बताते हो तभी मुझे पता चलता है कि किस पे पहले वीडियो करना है। और जो लोग वोटिंग में हार गए हैं, आपकी पार्टी अगर हार गई है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसके जस्ट बाद वो वीडियो कर लेंगे। अब सवाल ये है कि भाई कॉफी ठंडी हो गई, लेक सूख गई और कॉफी लेक पे वीडियो नहीं आया, इतना टाइम क्यों लग जाता है वीडियो आने में? देखो वैसे तो कुछ रीजंस हैं वीडियो इतना लेट आता है, वैसे कभी बाद में डिस्कस करूंगा मैं ये, लेकिन उसका एक मेन कारण लेजीनेस भी है, जो कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, है लेजीनेस तो है। और आप भी कोई बहुत बड़े योद्धा नहीं हो कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात में 3 बजे सोता हूँ, आप भी लेजी हो। अब आपकी दलील ये हो सकती है कि आई जी मैं लेजी हूँ तो अपने लिए हूँ, मैंने चैनल खोल के नहीं रखा है, मैं लोगों को इंतजार नहीं करवा रहा हूँ। और मेरी दलील इसके ऊपर ये होगी कि जब मेरी झंड होने लगती है तो मैं इस टॉपिक से आगे बढ़ जाता हूँ। बीइंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन टू टुडेस टॉपिक, दैट इज कॉफी लेक। 8 जेन प्रोसेसर्स में 6 प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं और मैं कोई आपके ऊपर नंबर नहीं फेंकूंगा, वो आप कोई भी स्लाइड देख लो, वो आप ज्यादा ही समझ पाओगे उससे। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या हुआ है, कैसे प्रोसेसर्स हैं ये, कैसे आपको फायदा हो सकता है और क्या इसमें बेकार चीज है और किसके लिए कौन से प्रोसेसर्स हैं। ऑल्दो इन 6 के 6 प्रोसेसर्स के बारे में भी इस पूरे वीडियो में मैं बात करता जाऊंगा, लेकिन अगर मैं आपको शुरुआत से यही बताने लगूं कि बच्चों याद कर लो i7 8700K में बेस क्लॉक होती है 3.7, तो ये तो आप स्लाइड पे भी देख सकते हो, मैं क्या बताऊंगा आपको इसमें। अच्छा, मैं लाइन से नहीं चल रहा हूँ, मैं बहुत ही जेनरिकली आपको बातें बताता हुआ जाऊंगा, मतलब कोई भी बात कहीं भी आ सकती है, ठीक है ना। तो शुरुआत कर लेते हैं हम बहुत ही बेसिक बात से कि एक जो नई चीज लॉन्च हुई है कॉफी लेक में, वो है कि आप पर कोर पे ओवरक्लॉकिंग अलग अलग कर सकते हो। पहले आप एक साथ ही करते थे, अब आप हर कोर पे ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मेमोरी लेटेंसी यानी कि रैम की लेटेंसी और टाइमिंग को आप एडजस्ट अब विंडोज में ही कर सकते हो, आपको बायोस में खेलने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर आप नहीं जानते हो तो सीरियसली बता रहा हूँ, रैम की लेटेंसी वगैरह और टाइमिंग से खेलना जो है ना, ऐसा लगता है काला जादू कर रहे हैं। मतलब ग्राफिक कार्ड और प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने से ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है ये कुछ, लेकिन अब ये सब खेल आप विंडोज के अंदर ही कर सकते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ऑफिशियली तो 2666 सपोर्टेड है इंटेल की तरफ से, लेकिन DDR4 3000, 3200, 3600, 4000 भी सपोर्ट करेगी। और जैसे कि प्रोसेसर्स की अगर बात करें, जैसे 8700K है तो ये आराम से 5 गीगाहर्ट्ज और उसके ऊपर ओवरक्लॉक हो जाता है आराम से, और ओवरक्लॉक हो जाता है पूरे 6 कोर 12 थ्रेडों पे ठीक ठाक कूलर के साथ, और टेम्परेचर भी 65-70 मेंटेन हो जाता है, वोल्टेज 1.35 बस। लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहता हुआ चलूं, और मैं आगे भी वीडियो में ये बात रिपीट करूंगा कि दो तीन बातें आप ध्यान रखना कि जो रिव्यूअर्स को, जो वेबसाइट पे रिव्यूज और जो ये यूट्यूब पे आप देखते हो, ये छटे हुए प्रोसेसर्स होते हैं जो रिव्यू के लिए भेजे जाते हैं। बेकार प्रोसेसर मैं क्यों भेजूंगा रिव्यू के लिए? पहले मैं, अगर मैं कंपनी हूँ, इंटेल हूँ, तो पहले मैं टेस्ट करूंगा कि मेरे सबसे अच्छे प्रोसेसर्स कौन से हैं जिससे कि सबसे अच्छे रिजल्ट आए रिव्यूज में। अब सवाल ये उठता है कि आई जी तुम वहां थे जब ये इंटेल छांट रहा था प्रोसेसर्स? तो ऑब्वियसली मैं वहां नहीं था, और होता भी तो आप कैसे जान पाते? तो अगर मैं कंपनी हूँ और मुझ पे कोई इल्जाम भी लगाएगा तो मैं सीधे गलत काम करूँ। गलत क्यों काम है? मतलब अच्छे प्रोसेसर भेज दिए तो इसका क्या मतलब है आई जी? मतलब हमें जो प्रोसेसर मिलेंगे वो बेकार होंगे क्या? नहीं, वो बेकार नहीं होंगे, लेकिन ये अच्छे हैं, इसकी तो मतलब गारंटीड बात है। अगर मैं कंपनी हूँ तो मैं यही काम करूंगा। और अगर आपको पता लगाना है कि असलियत क्या है, थोड़ा टाइम इंतजार करो आप। जब बहुत लंबी पब्लिक यूज कर लेती है ना, तब सच्चाई सामने आती है कि असली औकात क्या है इन प्रोसेसर्स की। और फिर सिलिकॉन लॉटरी तो होती ही है कि आपको कितना अच्छा प्रोसेसर मिले
मिल गया, हो सकता है आपको जो रिव्यूअर्स को मिल रहे हैं उससे भी अच्छे प्रोसेसर मिल जाएं। अब ये जो 5 गीगाहर्ट्ज का जो क्रॉस हुआ है, बाउंड्री क्रॉस हुई है, वो तो 7700K भी क्रॉस कर लेता था, लेकिन उसकी दम निकल जाती थी, 80 के ऊपर आराम से जाते थे टेम्परेचर। अगर आपको केवी लेक वाला वीडियो याद हो जिसमें कि मैं बहुत उछल रहा था कि 5 गीगाहर्ट्ज का वो क्रॉस हो गया है, अब ये कॉमन बात हो गई है, 8700K से स्टार्ट हो गई है। अच्छा, वो तो आप एक बात अभी अब सुन ही चुके होंगे इतने टाइम तक, अगर थोड़े बहुत आपने वीडियोस और रिव्यूज पढ़े होंगे कि सॉकेट एक बार को सेम है, लेकिन पुराने प्रोसेसर्स लग नहीं सकते नए मदरबोर्ड्स पे, और नए प्रोसेसर भी नहीं लग सकते पुराने मदरबोर्ड्स पे। ये मैं क्या कह रहा हूँ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल जो मुद्दे की बात है वो ये है कि सॉकेट सेम होने की वजह से थोड़ा डिफरेंट है, वो सीपीयू नहीं लगेंगे, लेकिन जो माउंटिंग होल्स होते हैं कूलर के लिए वो तो वहीं रहेंगे ना, वो थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। इसलिए सारे पुराने कूलर्स जितने भी हैं, सारे जितने भी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियों के कूलर्स हैं, वो आराम से लगेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा, अभी मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस कॉफी लेक के वीडियो की, एक बात आप दिमाग में रखना, ये वो प्रोसेसर्स हैं जो सुपर मैच्योर हो चुके हैं, सुपर मैच्योर। ये तीसरा रिफ्रेश है, सॉरी दूसरा रिफ्रेश है, नहीं तीसरा ही है, सॉरी तीसरा ही है। स्काई लेक के बाद केबी लेक के बाद अब ये कॉफी लेक, तीसरा रिफ्रेश है 40 नैनोमीटर प्लस। नहीं, रिफ्रेश तो दूसरा ही होगा ना, नहीं रिफ्रेश तीसरा ही है। अरे मैं आपको बता दूं, पहला ब्रॉडवेल ही आया, ठीक है, वो तो आपको पता ही है कि इंटेल ने आज तक जो प्रोसेसर बनाए वो टिकटॉक पे बनाता है, यानी कि पहला एक आर्किटेक्चर निकलता है, अब वो नया आर्किटेक्चर है, वो भी मैच्योर नहीं है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, फिर उसे रिफ्रेश किया जाता है जिसको कहते हैं टॉक, और उसके बाद फिर एक नया आर्किटेक्चर आता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, ब्रॉडवेल आया, उसको रिफ्रेश करके अच्छा बना के स्काई लेक निकाला, उसको और अच्छा बना के केबी लेक निकाला, उसको और अच्छा बना के अब कॉफी लेक निकाला है, ठीक है। तो ओवरऑल मुद्दे की बात ये कि सुपर मैच्योर आर्किटेक्चर है, अब इसमें कोई पंगे वंगे नहीं है कि ये फला ड्राइवर कर लो और फला बायोस कर लो, लगाओ और चलाओ, इससे ज्यादा दिमाग नहीं मारना आपको। जैसे 4560 वाला बिल्ड बताया था ना मैंने आपको, मैंने उसमें कोई आपको हाई फाई बातें बताई कि बायोस अपडेट कर लो, कुछ भी बताया मैंने ना, सिर्फ बच्चों की तरह आपको चीजें जोड़ देनी है, कुछ नहीं करना। आप कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हो तो 4560 वाला बिल्ड बनाओगे, कुछ नहीं करना आपको, उसमें लगानी है चीजें और चलानी है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं मारना। सेम इज द केस हेयर, ये फायदा होता है जब सुपर मैच्योर प्लेटफॉर्म मिलता है आपको। अब जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये कोई भी आगे पीछे मिलाप नहीं कर सकते पुरानी जनरेशन के मदरबोर्ड या सीपीयूज का नए जनरेशन के मदरबोर्ड और सीपीयू से, मतलब ये 8th जेन के प्रोसेसर्स आप पुराने ना ही 200 सीरीज चिपसेट वाले मदरबोर्ड्स पे लगा सकते हो, ना ही आप 100 चिपसेट वाली सीरीज पे लगा सकते हो, और ना ही आप अपने पुराने प्रोसेसर्स इस नए मदरबोर्ड्स पे लगा सकते हो। खैर अभी तो ये करोगे भी नहीं, आप पुराने प्रोसेसर नए मदरबोर्ड पे क्यों लगाओगे, और कर भी नहीं सकते, कोई रीजन की भी बात नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो बात ही खत्म करें। I mean, जो थोड़ी बहुत नाराजगी मेरी शुरू होती है वो यूं शुरू होती है कि चलो ठीक है, बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी वगैरह नहीं है और नए प्रोसेसर्स हैं तो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स तो थोड़े अच्छे दे देते। आपको पता है मैं फैन हूँ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का, मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करता हूं कि अगर पैसे कम हैं तो आप ऑब्वियसली अभी बेकार ग्राफिक कार्ड खरीदने से अच्छा है थोड़ा इंतजार करके पैसे इकट्ठे करके बाद में ग्राफिक कार्ड लगा लो, तब तक काम आप चलाओ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स पे। लेकिन जो ये नए प्रोसेसर्स आए हैं 8th जेन वाले, इन सभी पे पुराना ही इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है जो था HD 630 जो आया करता था 6th जेन के i3 i5 i7 पे, अब वही इन नए लॉन्च हुए प्रोसेसर्स पे भी है, वही HD 630, मतलब ये चेंज नहीं हुआ। ऑल्दो मजे की बात आप ये जानो कि जो नया 8400 है, अगर आपको याद हो मैं 400 सीरीज वाले प्रोसेसर्स की मजाक ही उड़ाया करता था कि क्यों खरीदेगा कोई। आप जो है अगर 6400 देख रहे हो तो 6500 खरीदना चाहिए आपको, अगर आप 7400 देख रहे हो तो 7500 खरीदना चाहिए। लेकिन अब ये जो नया 400 सीरीज का प्रोसेसर आया है, इसकी परफॉर्मेंस पुराने गेमिंग किंग CPU 7700K के बराबर है। I mean, कम ऑन, अब तक का वो किंग हुआ करता था गेमिंग CPUs का 7700K, और उसकी बराबरी इस 400 सीरीज के 8400 ने कर ली है। और अगर मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में आप बात करोगे ना तो सही में दिल खुश हो रहा है मेरा, लिटरली। मेरे ख्वाब हुआ करता था जो मैं आपसे पर्सनली
पर्सनली शेयर करना चाहता हूँ। AMD की हमेशा ताकत रही है ज्यादा हार्डवेयर देना और उससे लोगों का भला करना। करते तो वो बहुत पहले से आए हैं, जैसा कि आप जानते हो वो अपने बहुत ही बेसिक प्रोसेसर्स में भी, जैसे FX 4300, FX 6300, इसमें आपको 4 कोर 6 कोर मिल जाते थे 10,000 के अंदर अंदर ही, ठीक है। लेकिन उसने कभी पॉपुलैरिटी नहीं पकड़ी, कभी इंडस्ट्री ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ओवरऑल इंडस्ट्री ने कहा कि नहीं भाई, कोर क्लॉक मैटर करती है, जो पर कोर की ताकत है वो भी मायने रखती है, इससे मतलब नहीं है कि ज्यादा कोर आपने बांट दी। राइजन में यही चेंज हुआ, सबसे बड़ी चेंज जो थी वो यही थी कि पुराने कोर से पर कोर ताकत जो है राइजन में अपने पुराने आर्किटेक्चर से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई, और दोबारा उनकी फिर वही ताकत तो थी, वो ज्यादा हार्डवेयर देते हैं, ज्यादा कोर्स देते हैं। ऑल्दो मेरी हमेशा हर किसी की यही ख्वाहिश रही है कि इंटेल जैसी कंपनी जिसकी ताकत है हाई कोर क्लॉक, क्या हो अगर ये भी ज्यादा कोर्स और ज्यादा थ्रेड देने लगे, वो भी कंज्यूमर ग्रेड में, एंथुसियास्ट लाइन में नहीं। इतने पैसे कहाँ हैं कि हम एंथुसियास्ट लाइन के हम मदरबोर्ड खरीदें और वो बड़े बड़े प्रोसेसर खरीदें। कंज्यूमर ग्रेड में रहते ही मुझे ज्यादा कोर मिले जिनकी कोर क्लॉक भी हाई हो, तो कितने मजे आएंगे। और वो मजे अब कॉफी लेक में आ रहे हैं। जब आप प्रोसेसर देखते हो ना 8700K जैसा, जिसकी कोर क्लॉक भी हाई है और आपको 6 कोर और 12 थ्रेड्स भी मिल रही हैं, तो वो पछाड़ना शुरू करता है 1700X जैसे प्रोसेसर्स को भी। मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में माइंड कीजिएगा, 1700X को 8 कोर 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर। और सीधी सी बात है, अब ये जैसे नया 8400 है, i5 8400 पुराने i5 7500 को पछाड़ेगा ही भाई। आपको सीधे सीधे 2 कोर 2 थ्रेड एक्स्ट्रा मिल गई, सीधी सीधी। अगर बचकाने तरीके से कहा जाए तो पुराने i5 के साथ आपको पेंटियम भी मिल चुका है, पुराना वाला पेंटियम, 2 कोर 2 थ्रेड वाला पेंटियम। कैश भी थोड़ी ज्यादा है, थोड़ी सी सिंगल थ्रेडेड एप्लीकेशंस को आप देखते हो तो थोड़ा सा आपको दिखता है कि हाँ थोड़ी सी IPC ज्यादा है, थोड़ी सी। लेकिन सीधी सी बात है, जैसे ही कोर और थ्रेड बढ़े तो वो पुराने i5 से आगे हो गया, और अच्छा खासा आगे हो गया मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में। लेकिन यहाँ एक मेन बात बताने वाली ये है कि अगर सिर्फ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में ही आप कंपटीशन कर रहे हो और आप बात कर रहे हो i5 जैसे प्रोसेसर्स की, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अभी i5 8400 के बारे में, तो मद्देनजर रखने वाली बात ये है कि अभी भी ये थोड़ा सा पीछे है R5 1600 से मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में। गेमिंग में तो तबाह कर दिया उसने, जब 7700K के बराबरी कर ली तो भैया तबाह कर दिया गेमिंग में 1600 को। और अब ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब नया ओवरक्लॉकेबल i5 जिसका नाम है 8600K, ऑब्वियस सी बात है पुराने ओवरक्लॉकेबल i5 जो की था 7600K उसको हरा देगा। मतलब अब ये तो समझने वाली बात है, तो सीधी सीधी बात आपको समझ में आ गई। और जो इंटेल ने एक मजाक किया था पब्लिक के साथ, उस मजाक का नाम था i9, और खासकर मैं कहना चाहूंगा जैसे कि एग्जांपल हो गया i9 7900X जो कि एंथुसियास्ट ग्रेड का प्रोसेसर था, उससे बहुत ही थोड़ा पीछे रह जाता है 8700K। मतलब कंज्यूमर ग्रेड में हम बात कर रहे हैं, वो सब तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब जैसे 8700K इसकी टर्बो जो है वो 7700K से ज्यादा है, इसकी कैश जो है वो भी ज्यादा है 7700K से। ऑल्दो फिर अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जब ऑलमोस्ट ये रिफ्रेश है, ठीक है, ज्यादा अंतर नहीं है पुराने प्रोसेसर्स में, और अब आपने हार्डवेयर भी बढ़ा दिया है पुराने प्रोसेसर्स के मुकाबले में, तो सीधी सी बात है, सीधी सी कैलकुलेशन है कि उनकी पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगी प्रोसेसर्स जो है। और 8700K जैसा जो अब नया गेमिंग किंग है अच्छी खासी पावर ले लेता है। ऑल्दो मुझे नहीं लगता जो इस तरह के बड़े प्रोसेसर्स खरीदते हैं लोग वो बिजली की चिंता भी करते होंगे। लेकिन जब मैं कहता हूँ, एक तो बात आप हमेशा ये याद रखना कि चाहे लोग बात कितनी ही करें, ओहो 8600K, ओहो 8700K, लेकिन एक वाइड मेजोरिटी की जनता है जो या तो 10,000 के नीचे के प्रोसेसर खरीदने की कोशिश करती है या फिर i5 खरीदने की कोशिश करती है। तो एक उनके लिए खुशखबरी है कि अगर आज आप 8400 जैसा प्रोसेसर खरीदते हो, i5 8400 बहुत ही बेहतरीन प्रोसेसर है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस तो इसकी बहुत ही लाजवाब है। मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत ही लाजवाब। I mean, कल तक 7700K था किंग, जिसपे हम आके देखते थे कि काश हो हमारे पास। अब वही परफॉर्मेंस आपको i5 8400 में मिल रही है। और बहुत सीधी सी बात है, वैसे इस जो मैं आगे बात बोलने जा रहा हूँ इस पे आगे कभी डिस्कशन करेंगे कि क्या मतलब कहना है, लेकिन 8700K अगर आप मल्टी थ्रेडेड काम भी कर रहे हो, वो भी बहुत प्यारा प्रोसेसर है,
बहुत प्यार। कोर क्लॉक भी मिलेगी और 6 कोर 12 थ्रेड भी मिलेंगे। और जैसे कि अभी मैंने आपको ओवरक्लॉकिंग के बारे में बता रहा था i7 8700K के बारे में, अब थोड़ी सी अगर मैं बात करूं i5 8600K के बारे में, जो कि 6 कोर 6 थ्रेड वाला ओवरक्लॉकेबल इंटेल का नई जनरेशन का प्रोसेसर है। आराम से वो 5.3 गीगाहर्ट्ज पे पहुंच रहा है लोगों का 1.38 वोल्ट्स पे। और अगर वो आपका जैसे प्रोसेसर है और थोड़ा स्टेबल कम हो रहा है, उसे 5.2 पे चला लो आप, मात्र 1.32 वोल्ट्स पे। बाय द वे अगर आप देखो, जब मैं 8600K की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली समझ रहे होगे आप बात कि अब ये 7700K जैसे प्रोसेसर को पछाड़ चुका है। i7 7700K को पछाड़ चुका है। जब 8400 जैसे बराबरी कर ली थी तो पछाड़ चुका है। और कब आया था 7700K? इस साल की शुरुआत में। और उससे बहुत सस्ता प्रोसेसर है, उसके मुकाबले तो बहुत सस्ता है i5 8600K, I mean i5 है। और सीधी सी बात है, आप एक बात, ये बहुत ही बेसिक सी बात समझ लो आपके गेम्स, कई गेम्स होते हैं जिन्हें कोर क्लॉक से प्यार होता है, वो भरपूर फायदा उठाते हैं हाई कोर क्लॉक्स का। GTA 5 प्राइम एग्जांपल है। और एक कमाल की बात बताऊं मैं आपको यहाँ पे, जो प्रॉब्लम राइजन ने फेस की थी गेमिंग में, कि गेम, अगर आपने मेरा राइजन वाला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि ये भी कह सकते हो आप कि गेमिंग में राइजन ज्यादा फायदा नहीं दे पाता है, और कह ये भी सकते हो कि गेम्स नहीं आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से डेवलप हो पाए हैं। वो आज भी 4 कोर्स की तरफ देखते हैं, वो ज्यादा कोर्स और ज्यादा थ्रेड का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और वही सेम प्रॉब्लम अब इंटेल भी फेस करेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा था कि भाई गेम्स भी जो है 4-4, 5-5 साल से डेवलपमेंट में होते हैं, और जिस वो गेम इंजन पे चल रहे हैं वो तो पता नहीं कब डेवलप हुआ है, उससे भी पहले डेवलप हुआ होगा। तो गेम्स को इन बड़े प्रोसेसर्स की पूरी ताकत उठाने में भी फायदा होगा। लेकिन एक बहुत ही मैच्योर सी बात है और बहुत ही आसान सी बात है, जो आप एक बार में समझ जाओगे कि अगर आप सिर्फ गेमिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली 8700K से आपको कोई मतलब नहीं है। आप सीधे खरीदो i5 8600K, 6 कोर 6 थ्रेड, आपका काम हो गया। क्योंकि अगर आप i7 8700K जैसा प्रोसेसर खरीदते हो तो कई गेम्स उसकी 12-12 थ्रेडों के पूरे फायदे नहीं उठा पाएंगे। कुछ तो उठा ही लेंगे, सारे गेम्स नहीं उठा पाएंगे। और कौन से उठा लेंगे भाई? जैसे एशेस ऑफ द सिंगुलैरिटी है, सीधी सी बात है, वो गेम है जिसे अगर ज्यादा थ्रेड मिलती हैं तो वो मजे उठाना शुरू करता है और फ्रेम्स बढ़ते हैं। जैसे पुराने गेमिंग किंग की अगर आप बात करते हो 7700K पे, अगर आप 1080p पे वो गेम चलाते हो ऊंची सेटिंग्स पे, आपको उसमें 40-42 FPS मिलता है। और आप अगर नए i7 8700K पे वही गेम चलाओगे तो 50 तक फ्रेम मिलेंगे। और दूसरी यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ये जो लॉन्च हुई है कॉफी लेक की, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, राइजन को रोकना। सिर्फ और सिर्फ यही मकसद था। बाय द वे मैं बहुत लंबी गप्पे भी लड़ा सकता हूँ इस गेम ऑफ थ्रोन्स पे, इंटेल वर्सेस AMD पे, लेकिन ये सीधी सी बात है, ये प्रोसेसर्स बहुत बाद में आने थे। ये 2018 की शुरुआत में आने थे, जैसा कि नॉर्मली होता है। लेकिन ये इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं? सिर्फ राइजन को रोकना है। अपना सामान ये इतना बेच नहीं पाएंगे। क्यों, क्या रीजन है, वो भी मैं बात करता हूँ। जो चिपसेट का पंगा है, जो नए मदरबोर्ड्स का पंगा है, उस पर भी मैं अभी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल सिर्फ उनका एक ही काम है, सिर्फ राइजन की सेल रोको। और उसके चक्कर में जैसा कि होता है ना कि भाई दुश्मन को तबाह करना है तो अपने लोग मरेंगे, मासूम लोग भी मरेंगे, चाहे वो अपने ही हो। अपने केवी लेक को तबाह करने से वो नहीं चूके। समझने की कोशिश करना, इस साल की शुरुआत में आया था केवी लेक, कई लोगों ने खरीदे हैं। जिन लोगों ने जैसे 7100 खरीदा हो या 7500 खरीदा हो, या जिन्होंने बहुत पैसे घुसेड़ के, जो कई बेचारे किडनी विडनी खेत वेत बेच के 7700K लेके आए हो तो उनका तो कांड हो गया। अब उन्हें दिखाई दे रहा है नया प्रोसेसर, अभी तो ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है यार, उन्होंने तबाह कर ली अपनी केवी लेक। और इससे मतलब भी नहीं है बड़ी, मतलब मैं अभी इसमें जाना नहीं चाहता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑल्दो कभी और इसके बारे में बात करेंगे। बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, हम अपना पूरा लाइनअप तबाह कर लेंगे सिर्फ तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट रोकने के लिए। लेकिन अपना नुकसान क्यों करेगी कंपनी? मार्केटिंग के कई रूल्स होते हैं, वो कभी और किसी और मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। अभी फिलहाल तो आगे ही बढ़ते हैं। ऑल्दो मैंने आपने गौर किया, मैंने 4560 का नाम नहीं लिया इस तबाही में। क्यों नहीं लिया 4560 का नाम, वो आगे कभी बात करेंगे किसी और वीडियो। और उस 4560 से जुड़ी हुई बड़ी एक जूसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी रियलाइज करी है कॉफी लेक की लॉन्चिंग को देखते हुए, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपका भी दिमाग के ढक्कन उड़ जाएंगे। लेकिन अगर जिनका दिल छोटा हो रहा हो, वैसे तो दिल छोटा करने की आप आदत डाल लो। अगर आपके पास CPUs हैं तो आप आदत डाल लो, क्योंकि हर 6 महीने पे या तो कोई नई चीज आ जाती है या नई चीज की अफवाह आ जाती है। तो वो तो आप कंपटीशन करना मत, ओ मैं रुक जाता तो 7500 के बजाय मैं 8400 खरीद रहा होता। ये सब तो सोचना आप भूल जाओ। जो आपके पास है
है उसमें खुश होना सीखो। और आपका दिल थोड़ा और खुश कर दूं मैं अगर मैंने दुखी कर दिया हो, जिन लोगों के पास 7500 है या कोई और पुराना प्रोसेसर है या 6500 है या 6400 है या 7700K है, केबी लेक, स्काईलेक वाले जो भी आप सीपीयू चला रहे हो, तो गेमिंग के लिए वो परफेक्ट सीपीयूज हैं आज भी। हाँ, आज ज्यादा कुछ मिल रहा है लेकिन गेमिंग में आपको कमी आज भी नहीं होगी अगर आपके पास केबी लेक और स्काईलेक का i5 या i7 है। ठीक है, तो आपको भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है। और ये भी याद रखो, आप जो 7500 या फिर पुराने स्काईलेक केबी लेक वाले हैं या फिर अब जो नया कॉफी लेक खरीदने वाले हैं, ये भी याद रखो अभी आपके पास सबसे महंगा चिपसेट वाला मदरबोर्ड है Z370। सस्ते से सस्ता भी 10,000 के ऊपर जा रहा है, 11-12 हजार का मिल रहा है। अब अगर आप में से कोई, हाँ ठीक है, वो तालियां बजाना शुरू कर रहा हो, बेटे i3 8100 बेहतरीन, मतलब क्या दिन आ गए भाई, i5 मिल रहा है i3 के रेट्स में, मैं तो 8100 लेने जा रहा हूँ i3। लेकिन मदरबोर्ड तो Z370 मिलेगा 12,000 का, मतलब जितने का प्रोसेसर नहीं है उससे ज्यादा का मदरबोर्ड खरीदोगे आप, और उसे भी ओवरक्लॉक नहीं कर पाओगे। मेन चीज तो वही होती है। ऑल दो रीजंस तो होते ही हैं कि हाँ Z सीरीज का चिपसेट खरीदा तो बढ़िया बढ़िया कैपेसिटर मिलेंगे, बढ़िया बढ़िया कंपोनेंट्स मिलेंगे, कुछ और फीचर्स भी मिलेंगे, लेकिन मेन चीज तो ओवरक्लॉकिंग ही होती है। आत्मा तो किलसेगी कि Z370 चिपसेट वाला मदरबोर्ड है मेरे पास, लेकिन मैं ओवरक्लॉक नहीं कर सकता 8100 को अपने। 8350 के थोड़ी ना खरीदोगे आप, वो मैं बताऊंगा कितना वाहियात प्रोसेसर है 8350 के, और किसी को उसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। और अगर दिखे आपको 8350 के तो उल्टे भागना शुरू कर देना, वो बताता हूं मैं क्यों। बाय द वे, चिपसेट्स की बात चली ही है और मैंने उल्टा सीधा कह ही दिया है Z370 को, तो ये सुन लो आप कि आएंगे 10 सीरीज वाले बजट वाले जो चिपसेट्स होते हैं वो आएंगे। करण अर्जुन आएंगे, जैसे H310, H370, B360, B350 तो अब AMD ने ले लिया ना इनकी कुत्ता बिल्ली वाली लड़ाई AMD इंटेल की, B350 उन्होंने ले लिया। मतलब अगर समझ में आपको नहीं आ रहा हो कि B350 पे क्यों मैं हंसी उड़ा रहा हूँ, ये 50 वाले जो होते थे मदरबोर्ड वो इंटेल के होते थे। B150 आया, B250 आया 200 सीरीज का इंटेल का, लेकिन जब B350 की बारी आई तो AMD ने कहा ये नाम अब हम ले रहे हैं, ठीक है, अब हमारा हो गया, तुम कुछ और देखो। तो अब इस वजह से मजबूरी में इंटेल को अब B360 निकालने पड़ेंगे। अब ये कब आएंगे, ये H310, H370, B360 सस्ते वाले जो चिपसेट्स होते हैं, ये अब तो अफवाह ये उड़ रही है कि पहले क्वार्टर में आएंगे 2018 के, मतलब मार्च तक, वरना स्लाइड व्लाइड जो मैंने देखी थी वो तो फर्स्ट हाफ कह रहे थे। मतलब फर्स्ट हाफ समझ रहे हो आप, जून जुलाई हो गई, लेकिन अब काफी लोग यही कह रहे हैं कि पहले क्वार्टर में आएंगे। तो भाई हम भी यही मान लेते हैं कि पहले क्वार्टर में आएंगे ये बजट वाले चिपसेट्स, और उसी की डेट के आसपास, उसी फर्स्ट क्वार्टर फर्स्ट हाफ में पेंटियम्स और सेलेरॉन्स आएंगे नए वाले। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर। वो दिल्ली दूर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी मुझे भी बहुत अच्छी तरह से पता है, ना 8600 खरीदने जा रही है, ना i7 8700 खरीदने जा रही है। मेजॉरिटी के पास इतना पैसा नहीं है, और आपके पास पैसा है तो मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं हमेशा से कहता हुआ आया हूँ। अब आपके जो सवाल आने शुरू होंगे वो मुझे पता है, क्या मैं वेट कर लूँ, क्या मैं क्या कर लूँ, वो आपका डिसीजन है। ऑल्दो मैं किसी और में डिस्कस करूंगा, ऑल्दो इस टॉपिक के ऊपर कि मैं इंतजार कर लूँ या ना कर लूँ, मैं क्या करूँ, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा केबी लेक वाले वीडियो में बोला है। अगर आपको सुनना है तो केबी लेक वाला वीडियो सुन लेना कि मैं इंतजार करूं या खरीद लूं। नॉलेज जितनी भी होगी वो मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद डिसाइड आप खुद करो, ठीक है ना, किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो वो केबी लेक वाला वीडियो देख लो आप, थोड़ा सा उसमें मैंने बोला है कि किसको इंतजार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और मेरे क्या व्यूज हैं कि मैं वेट करूं या ना करूं। ऑल्दो मैंने पहले आपसे कहा था कि मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड्स में 1700X को हरा देता है i7 8700K, तो ये चीज हर चीज में नहीं है, ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे भी, कौन सी एप्लीकेशन पे आप मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड चला रहे हो। तो वो मद्देनजर रखते हुए कुछ केसेस में 8700 के आगे रहता है और कुछ केसेस में 1700 आगे हो जाता है। और अगर आप एक जनरल आइडिया चाह रहे हो ना कि नया वाला i7 8700 के पुराने वाले i7 7700 के से कितना आगे है, तो एक बहुत ही जनरल सी बात कर रहा हूं मैं, सारे गेम्स को मिलाते हुए। क्या मतलब है सारे गेम्स को मिलाते हुए? कि कुछ फायदा उठाएंगे, कुछ नहीं उठा पाएंगे, कहीं बात बराबर सी ही रहेगी, क्योंकि उन्हें सिर्फ 4 कोर 4 थ्रेड चाहिए थे, 4 कोर ज्यादा से ज्यादा 4 कोर 8 थ्रेड चाहिए थे, इससे ज्यादा वो बात ही नहीं कर पाते हैं गेम्स, वहां बात बराबर रहेगी। तो अगर आप बहुत ही जनरल और ओवरऑल बहुत ही वाइड फील्ड में ओवरऑल पूछो कि सारे गेम्स को इकट्ठा करके आईजी क्या बोलोगे, तो करीबन 5 से 6% ये 7700K से पुराने वाले i7 से तेज है, नया वाला i7 8700K। और अगर आप इसका यही कंपटीशन करते हो उस नए वाले i7 8700K का R7 1700 जैसे प्रोसेसर से AMD की तरफ से, तो
उससे ये काफी तेज है गेम्स में, 25 से 30%। मैं याद रखना बहुत ही ओवरऑल जनरल बात कर रहा हूं मैं। 1700 से इतना ज्यादा क्यों तेज है गेम्स में? सिंपल सी बात है, गेम फायदा नहीं उठा सकते 8 कोर और 16 थ्रेड्स का जो कि R7 1700 देता है, और ऑब्वियस सी बात है उसकी कोर क्लॉक है लो। यहाँ 8700 के की बहुत ऊंची है, वो फायदा उठा लेते हैं गेम, इसलिए वो 25 से 30% ओवरऑल गेम्स में ओवरऑल फायदा मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ एक बात और क्लियर करता हुआ चलूं, ये जो अभी आपने लगा ओ राइजन बेकार है, इंटेल की जय जयकार है, 25 से 30%, वाह 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 कितना ज्यादा परफॉर्मेंस मिल रहा है। लेकिन मैं एक बात यहाँ बहुत ही क्लियर कर दूं आपको, आप ये भी सोच के चलो कि एक वाइड मेजॉरिटी होगी जो अगर ये बड़े प्रोसेसर खरीदती है तो उस पे इतने पैसे होंगे कि वो 4K पे गेमिंग करने की सोचें बजाय हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करने के। समझ रहे हो आप? मतलब आप प्रेफर करते हो कि मैं 4K पे देखना चाहता हूँ ये गेम, बजाय इसके कि मैं इसे 1080p पे 144 हर्ट्ज पे चलाऊं इस गेम को। और जैसे ही आप 4K वाली गेमिंग करना शुरू करते हो तब बातें करीब करीब बराबर ही होने लगती हैं। तब ये जो 25 से 30% का मैं कह रहा हूँ ना, इतना बड़ा डिफरेंस है गेमिंग में ओवरऑल वो बराबरी पे आ जाएगा। ये बताना मैं जरूरी समझता हूँ क्योंकि आपके दिमाग में क्या आएगा, ओ 25 से 30% बढ़िया प्रोसेसर कौन सा, 8700K। आपकी यूसेज क्या है, मैं बार बार हमेशा ये कहता हुआ आया हूँ, उस पे भी कई बार डिपेंड करता है। अब आपको भाई मैं तो 4K पे गेमिंग करूंगा ना, तो मैं कहूंगा अब तो इसमें से कोई भी चूज कर लो आप, क्योंकि आपको ज्यादा FPS की हवस नहीं है, अब तो आपको रेजोल्यूशन की हवस है ना, वहां तो बात बराबर ही होने लगती है। और यहाँ अगर मैं समझता हूँ आपको ये भी बताता हुआ चलूं कि ये भी याद रखिएगा आप कि अगर i7 8700K जैसा प्रोसेसर खरीदते हैं तो फिलहाल क्या बाद में भी आपको Z सीरीज का 370 चिपसेट वाला मदरबोर्ड खरीदना पड़ेगा। साथ में याद रखो कूलर भी खरीदना पड़ेगा, और ये टोटल बजट जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है बजाय 1700 प्लस एक अच्छा AMD वाला चिपसेट जैसे कि B350, और कोई कूलर खरीदने की जरूरत नहीं। तो आई जी बोलो ना कौन सा अच्छा है, 8700K अच्छा है कि 1700 अच्छा है? अच्छा तो मैंने जितनी नॉलेज दे दी, अब तो आप खुद डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। लेकिन यहाँ भी मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने 8700K की झंड कर दी, उसे महंगा दिखा दिया और 1700 को सस्ता दिखा दिया। तो मैं आपको एक और बात बता दूं, और ज्ञान ले लो आप, फिर और डिसाइड कर लेना। एक और भी चीता है जिसका नाम है i7 8700 नॉन के CPU, उसके साथ कूलर भी आएगा। भविष्य में आप उसके साथ सस्ता वाला चिपसेट लगाओ, हाई कोर क्लॉक मिलेगी आपको, मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस में वो भी अच्छा खासा परफॉर्म करेगा। और कई मल्टी थ्रेड्स में, हर में नहीं कह रहा हूँ, कई मल्टी थ्रेड्स में वो 1700 को पछाड़ेगा भी। और ऑब्वियस सी बात है 7700K को तो पछाड़ेगा ही पछाड़ेगा। और याद रखना फिर वही वाली बात अप्लाई होती है जब 4K वाली में दोबारा वही बात करने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि बात तो बराबर ही हो गई, तो फिर क्या परेशान होने की जरूरत है, 1700 और 8700K तो बराबर ही हो जाएंगे जब 4K पे आप करोगे गेमिंग। तो वही सेम बात फिर 8700K के लिए भी लागू होती है। सस्ता चिपसेट, कूलर के साथ आने वाला, हाई कोर क्लॉक वाला, ज्यादा कोर ज्यादा थ्रेड वाला 8700 नॉन के CPU। ऑल्दो एक जूसी बात बताऊं आपको, पहले कोई ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कॉफी लेक की। जब राइजन की खबरें आनी शुरू हुई ना, उसके कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद कॉफी लेक की भी अफवाहें आनी शुरू हो गई। तो कहने को तो ये भी कह सकते हैं नहीं इंटेल वाले के हमें राइजन पाइजन से कोई मतलब नहीं है, हम नहीं जानते AMD कौन है, हम तो बहुत पहले से डेवलप कर रहे थे। हाँ ठीक है, चलो अब क्या कहना अब इसके आगे। लेकिन ये अचानक से कहां प्रकट हो गया, तुम्हारी तो सारी बातें रोड मैप सारे आ जाते हैं, इसमें कॉफी लेक क्यों नहीं आया था पहले। अब उसके बाद तो फिर देखो सच्चाई की बात ये है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी दिमाग हो, आप थोड़ा सा भी स्टडी करते हो, तो आपको आधी से ज्यादा बातें समझ में आने लगेंगी कि पहले तुम्हारे रोड मैप में तो नहीं था कॉफी लेक, ये प्रकट ही हुआ है अलग से। और दूसरा मैं यहाँ पे ये भी है, इतने चीते नहीं है इंटेल वाले के कुछ महीनों में प्रोसेसर बना लें। ऑब्वियसली इसमें उन्हें सालों लगे हैं, लेकिन बात एक ये भी होती है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक दूसरे की कंपनियों में क्या चल रहा है ये जासूस भी छोड़ते हैं, जैसे कि मैं अपने कंपटीटर से आगे ही रहूं, या अगर वो मुझे हराने वाला है तो मुझे पहले पता चल जाए कि ये क्या करने वाला है, मैं उसके हिसाब से डिसीजन लेने शुरू करूं। तो हो ये भी सकता है कि भाई इंटेल ने जो पता कर लिया हो कि भाई राइजन तो तबाह कर देगा आके प्रेजेंट जो इंटेल का लाइनअप है उसे। ऑल्दो इंटेल ने कैसे अपनी इज्जत बचाई, इज्जत आबरू बचाई, वो
भी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो कौन से CPU थे जिन्होंने इज्जत आबरू बचाई इंटेल की जो बची खुची थी, अब तो वापस मिल गई है इंटेल को अपनी इज्जत। और याद रखो आप, अभी मैं एक बात कही थी कि भाई वही उसकी तरफ देखते थे। मतलब मैं बताऊं, मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो अंडर 10K वाले CPU पे देखती है। साफ सीधी सी बात है। आप चाहे कितनी भी बुगाटी वेरॉन की बात कर लो कि भाई इतने सीसी का सिलेंडर है, वाह वाह कितनी तेज भागती है और कितनी सुंदर गाड़ी लगती है, सच्चाई ये है आप अल्टो ले पाओगे या मोटरसाइकिल पे चलोगे। तो बातें हम चाहे कितनी कर लें, i5 8600K, i7 8700K, R7 1700, वाह वाह वाह, मेजॉरिटी लेने वाली है अंडर 10K। तो उनके लिए है लाजवाब i3। बाय द वे कंफ्यूज मत होना आप, 8350 के वाहियात CPU, मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ 8100 की। अच्छा वैसे कहने की बात तो ये भी हो सकती है कि IG इतना क्यों उछल रहे हो, 4 कोर 4 थ्रेड तो राइजन भी थी, R3 आए तो थे 1200 1300X और 4 कोर 4 थ्रेड। देखो सीधी सी बात है गाइस, ये है इतनी खुशियां नहीं आती जब नया आर्किटेक्चर होता है। मैं आपको साफ बात बताऊं, एक बार को मैं लड़ लूंगा उन प्रॉब्लम से या कोई एक्सपीरियंस बंदा लड़ लेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम बिल्डर हो तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। या तो मैं एग्जैक्टली जो बिल्ड बनाऊं, एग्जैक्टली जैसे R3 को लिया मैंने और एग्जैक्टली एक बिल्ड बनाऊं और मैं ये देखूं कि मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, या अगर बायोस फायोस अपडेट भी करनी पड़ी तो मैं उसे इजीली सबसे इजी लैंग्वेज में आप तक कैसे पहुंचाऊं कि आप ऐसे ना हो कि बाल नोचना शुरू कर दो कि अरे मैं क्या करूं, ये R3 कैसे चलाऊं, क्या हो रहा है, ये क्या रैम स्पीड का चक्कर है, इतनी ज्यादा क्यों आए तो मच रही है। और ये नए आर्किटेक्चर के साथ होता है जो राइजन के साथ हुआ। अब तो हालात तब भी बहुत अच्छे हैं, अब तो तब भी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन शुरुआत में मेरे लिए आपको से कह पाना थोड़ा मुश्किल था। अगर आपको याद हो जो मैंने 90,000 वाला PC बिल्ड किया था, उसमें मैंने आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करी थी कि ये दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है। काफी पहले आया था वो वीडियो, बहुत पुरानी बात हो गई, तब भी बहुत हालात अच्छे हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं थे। और दूसरी बात, मैं साफ सीधी सी बात कहूँ, यहाँ घर पे बैठे बैठे मैं आपसे कह दूं अरे R3 लगा लो, अरे B350 खरीद लो, आपने लगाया? मैं तो अपने आप से पूछ रहा हूँ जी तुमने लगाया? तुम गारंटी से कह सकते हो कि बायोस अपडेट नहीं करनी पड़ेगी, फला नहीं करना पड़ेगा, और जो दूसरा फर्स्ट टाइम बिल्डर है वो बाल नहीं नोचेगा घर पे बैठ के अपने। मेरा मेन मिशन ये है कि फर्स्ट टाइम बिल्डर का भला हो और उसे कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े। जैसे मैं कहता हूँ ना, बच्चों का खेल है तो वो बच्चों का ही खेल रहा है, बड़ों का खेल ना बन जाए। और वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे यही कह दिया था कि सुपर मैच्योर प्लेटफॉर्म है ये कॉफी लेक वाला, सुपर डुपर मैच्योर है। स्काईलेक, केवी लेक, कॉफी लेक, मतलब स्काईलेक के दिनों में ही जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना वो सॉल्व हो चुकी थी कब की। और बिल्कुल ही जब शुरुआत हुई थी AMD की, तब मदरबोर्ड्स की भी थोड़ी दिक्कत थी, कूलर्स की भी दिक्कत थी। और ये तो मैं बार बार आपसे अभी तक कहता ही आ रहा हूँ, जो एक बात तो आपको अब याद ही हो जानी चाहिए कि भाई सीधी सी बात है, जो IPC है, सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस है, वो राइजन की कम है इंटेल से। और यहाँ पे एक और बात मैं बताता हुआ चलूं, बात को बैलेंस रखते हुए इंटेल वर्सेस AMD, एक सीधी सी बात है जो आप मानोगे कि ओवरऑल अगर आप लोगों से पूछोगे तो कोई रीजन की बात नहीं है, उन्हें इंटेल पे ज्यादा भरोसा, चाहे मैं उन्हें कितना भी बताऊं या आप कितना भी बताओ वगैरह वगैरह। इंटेल का एडवर्टाइजिंग में या जिसमें भी आप कह लो ज्यादा दबदबा है, ये फैक्ट है। और मेरा भी इसमें, मेरे को कोई बहस नहीं करनी, क्यों नहीं तुम सही चीज चूज करते, अरे तुम अपना दिमाग क्यों नहीं लड़ाते, देखो कोर क्लॉक IPC वगैरह वगैरह वगैरह। सीधी सी बात ये है, एक बहुत ही बेसिक बात मैं बोलना चाहूंगा, मुझे अगर कंफर्टेबल फील होता है ना एक ब्रांड के साथ, तो मैं नहीं देख रहा उसके आगे। मैं सीरियसली अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, अगर मुझे कंफर्टेबल फील होता है तो हाँ ठीक है, मेरे ज्यादा पैसे भी ले लो और मुझे पता है कि तुम ठीक ठाक चीज दे रहे हो। और मैं उनमें से नहीं हूँ कि मुझे अगर सस्ते में कोई चीज मिलती है फिर मुझे जद्दोजहद करनी पड़े। तो हर चीज को बैलेंस करते हुए अगर आप देखो तो मेंटली लोग इंटेल पे ज्यादा भरोसा करते। शॉप में चले जाओ किसी में, मैं अपनी सिटी की शॉप में देखता हूँ इंटेल। सवाल मेरा ये भी होता है कि भाई एक कंपनी और है AMD, अगर आपने नाम ना सुना हो, एक आध पोस्टर इसका भी लगा लीजिए। लेकिन ओवरऑल तब भी मेरा ये कहना है कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो वो लो, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, PC बिल्डर्स की एक बीमारी भी होती है। ऑल्दो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि वो बीमारियां क्या है। जैसे मैं गेम खेलता रहता हूँ, मेरी एक आंख रहती है कि FPS कितने मिल रहे हैं, ये मुझे क्यों करना पड़ता है, वो चरस है, वो नंबर कितने आ रहे हैं, इस सीन में कितने नंबर आ रहे हैं। अरे गेम खेलो ना, नंबर क्यों देख रहे हो कितने FPS आ रहे हैं। लेकिन वो बीमारी नहीं जाएगी, मुझे पता है। इसलिए कई लोग जो है कुछ ज्यादा ही कैलकुलेशन करते हैं, अरे वो उसमें थोड़ा सा मुझे जो है 2% और 1.5% का फायदा हो रहा है, कुड़ मर रहे हैं लोग, जमीन पे लौट रहे हैं, हिसाब पे हिसाब लगाए जा रहे हैं। इतना भी पागल नहीं होना चाहिए एज अ PC बिल्डर। और ये मैं कह रहा हूँ, बहुत नुक्स में और डीप में जाता हूँ मैं, तब भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो रहो, मैं इस बात को समझता हूँ। और अल्टीमेटली मेन गोल मेरा यही है कि आप अच्छा फील करो, अल्टीमेटली आपकी हैप्पीनेस मेरे लिए मैटर करती है।
इससे मतलब मैटर नहीं करती है कि उसमें 1.5% ज्यादा है और सिनेबेंच R15 में जो है 54 पॉइंट ज्यादा है, इससे नहीं मैटर करती। आपकी हैप्पीनेस और अल्टीमेटली आपका सेटिस्फेक्शन और आपके माइंड की पीस मैटर करती है मेरे लिए। वरना पल्ला झाड़ने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ, अरे आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हम इतनी हाई फाई बातें कर रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा। वो एक वाहियात बात होगी। वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको कंफर्टेबल फील कराऊं और आप जो भी खरीदो फिर वो आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो। इसका मैं आपको एक प्राइम एग्जांपल देता हूं अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है। आप अभी इस चैनल से जुड़े हुए हो, थोड़ा बहुत नहीं, आप लोगों को बहुत नॉलेज है, अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स आते हैं बहुत नॉलेज लेके। और आप एक बात जानते हो कि जैसे यहाँ हम इतना ज्यादा कुड़मर रहे हैं, इतनी देर से आप जो है वीडियो ये सुन रहे हो, क्या हो गया, कौन सी कॉफी ठंडी हो गई, कौन सी लेक सूख गई। लोगों का पता अभी भी दिमाग ऐसे काम करता है कि i3 से तेज होती है i5 से तेज होती है i7। जनरेशन वो क्या होती है, क्या जनरेशन, लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बात कर रहा हूँ CPU की। i3 से तेज होती है i5 से तेज होती है i7। अब उन्हें कौन बताए कि भाई पहली जनरेशन का i7 होगा तो उसे हो सकता है कि आज की जनरेशन का i3 उड़ा के रख दे, और उड़ा के रख देगा, नया 8100 तो उड़ा के रख देगा पहली जनरेशन को i7, लेकिन वो नहीं समझ पाएंगे और लोग इसका फायदा उठाते हैं। मैं आपको ये और बता दूं, अभी भी मैं कई जगह देखता हूँ i7 बिक रहे हैं और बस वही वाला दिमाग काम करता है लोगों का। अगर वो गूगल पे सर्च करते हैं उन्हें दिखाई देता है कि भाई ये तो i7 तो बहुत महंगे हैं, 30 हजार के हैं, और ये देखो भला मानुस कितने सस्ते में दे रहा है i7। वो पहली जनरेशन का i7 बेच गया आपको। लोगों की इग्नोरेंस पे भी आप शक मत कीजिए, लेकिन इतने भी होशियार मत बनिए कि आधे आप पागल हो जाएं। समझ रहे हो, आपने मेरी बात से कुछ समझने की कोशिश करी ना कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। ऑल्दो वापस टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, और एक लाइनअप के बारे में बात कर ले रहे हैं, 1600 या 1600X वर्सेस 8600K। और ये भी याद रखिएगा कि उसके साथ आप चिपसेट लगाओगे 1600X के साथ, अगर महंगा वाला X370 भी लगाते हो तो, लेकिन 8600K के साथ तो आपको Z370 लगाना पड़ेगा क्योंकि ओवरक्लॉक भी करोगे आप। तब भी X370 चिपसेट के साथ भी AMD R5 1600X या 1600 सस्ता पड़ता। लेकिन फिर वही वाली बात है, गेमिंग स्कोर के बारे में बात करोगे आप तो 8600 के ऑब्वियसली आगे होगा। और एक मद्देनजर रखने वाली बात ये है जो आपको याद होगी, उसकी मल्टी कोर प्रोसेसिंग भी 8600K की ज्यादा है 1600 और 1600X। ये है मेन इंपॉर्टेंट वाली बात अगर 8600K वर्सेस 1600 कर रहे हो आप। बाय द वे एक और आपको सलाह देता हुआ चलूं, चीजें बहुत आसान भी नहीं होती हैं, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात की बात आपको बताते हुए चलता हूं। मदरबोर्ड्स का भी इफेक्ट पड़ता है CPUs पे। सीरियसली ऐसा हो सकता है कि एक मदरबोर्ड पे आपको अच्छी ऑल कोर टर्बो मिले और वही CPU आप दूसरे मदरबोर्ड पे लगाओ तो हो सकता है आपको 100 मेगाहर्ट्ज की ऑल कोर टर्बो कम मिले। इसलिए ये बात भी थोड़ी गौर करने वाली होती है कि आप कौन सा मदरबोर्ड ले रहे हो। ऑल्दो मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, जब हम बिल्ड करेंगे मैं इसको और क्लैरिफाई कर दूंगा और ऑब्वियसली सजेस्ट भी कर दूंगा कि कौन सा मदरबोर्ड सबसे अच्छा है, कम से कम कीमत में भी और ज्यादा से ज्यादा कीमत भी चुकाने को अगर राजी हो तो आपको क्या मिलेगा। अच्छा, एक बात की बात ये है कि हम बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाते हैं, गेमिंग और वीडियो एडिटिंग की बात करते रहते हैं, लेकिन एक और बात भी मैं जोड़ना चाहूंगा। अगर नॉर्मल यूज में अगर आप हो, नॉर्मल बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज करते हो आप, तो उसमें कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें 8700 के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और मैं ये मुकाबले में कह रहा हूँ 1800X के R7 सबसे ताकतवर R7। लेकिन फिर मैं ये भी बताता हुआ चलूं कि कई, जैसे अभी मैं पहले भी कहता हुआ आ रहा हूँ कि कई मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशंस अलग अलग काम करती हैं। अब ये आपको देखना है कि आपका जो एप्लीकेशन है मल्टी थ्रेडेड, आप कौन सा मेजॉरिटी में यूज करते हो। जैसे सवाल ये उठता है, अगर मैं एडोब प्रीमियर प्रो यूज करता हूं तो मैं कौन सा प्रोसेसर खरीदूंगा। आपको इससे क्या मतलब है कि भाई 7-zip में जो है AMD के Ryzen बहुत तगड़ा परफॉर्म करते हैं, आप क्या रोज 7-zip यूज करते हो। वो सिर्फ एक एग्जांपल है और वो एक प्राइम एग्जांपल है कि जिसमें AMD के प्रोसेसर्स तबाह कर देते हैं उस बेंचमार्क में। अगर आप 7-zip यूज करते हो उसमें AMD के प्रोसेसर्स का राज है उस एप्लीकेशन में। लेकिन अब दूसरा भी एक एप्लीकेशन होता है हैंड ब्रेक, और अच्छे खासे लोग यूज करते हैं, उसमें इंटेल का राज है और उसमें भयानक राज है इंटेल का। मतलब इतना राज है कि i7 8700 के 10% तेज है 1800X से हैंड ब्रेक में। अब जैसे मैं हूं एडोब प्रीमियर प्रो यूज करता हूं, मैं क्या खरीदूंगा। ऑल्दो ये बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है कि प्रीमियर प्रो के अंदर क्या हार्डवेयर यूज करना चाहिए अगर आप वीडियो एडिटर हो, लेकिन उसमें 1800X
थोड़ा सा तेज है 8700K से, थोड़ा सा तेज। थोड़ा सा तेज क्यों है IG? जब R7 1800X सबसे ताकतवर R7, मतलब सबसे ताकतवर 8 कोर 16 थ्रेड, वो थोड़ा सा ही तेज क्यों है 6 कोर 12 थ्रेड से? अच्छा खासा तेज होना चाहिए ना। वही पुराना पंगा, उसकी IPC इससे थोड़ी कम रह जाती है ना इंटेल वाले से। ये अपने 6 कोर 12 थ्रेड के साथ उसकी बराबरी कर सकता है। प्रीमियर प्रो यूज कर लेता है इसे। और डेफिनेटली आप 1800X खरीदने नहीं जा रहे हो। अगर आपको चाहिए ही कंपैरिजन तो आप करोगे 8700K का वर्सेस 1700 R7 1700 के साथ, तो उसमें तो आ गई है 8700K। और ये बात यही दिखाती है कि 7700K बहुत पीछे रह जाता था। उसे इसीलिए भला बुरा कहते थे लोग। हाँ, वो गेमिंग किंग था पहले का i7 7700K, इसमें कोई शक नहीं है, वो गेमिंग किंग था। लेकिन जैसे ही मल्टी कोर मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड की बात आती वो धड़ाम से गिरता था। है तो उसके पास 4 कोर 8 थ्रेड ही, हाईली कोर क्लॉक्ड है, तो क्या हुआ, है तो 4 कोर ही। कैसे लड़ोगे तुम 8 कोर वाले से, R7 से 1700 से? वो प्रॉब्लम अब सॉल्व हुई है जाके i7 8700K के साथ। और मैं आपको एक बताऊं, अगर मल्टी थ्रेडेड और ये रेंडरिंग वेंडरिंग वाले जितने भी सॉफ्टवेयर की अगर आप बात कर रहे हो ना, 8700K ज्यादातर में या तो 1800X से भी तेज है और 1700 से तो बहुतों में तेज है। ऑल्दो एक बात की बात मैं आपको बताता हुआ चलूं, ये मल्टी कोर और मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड की बात हो रही है और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि i7 8700K अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मैं ये भी बता दूं, अगर गेम्स की आप बात करते हो ना, तो एक बात और याद रखना, ये मैं बिल्कुल ही अलग से बोल रहा हूँ, ये बात एक बात आप याद रखना, एक मद्देनजर रखने वाली बात है कि राइजन वाले जो प्रोसेसर्स हैं वो गेमिंग में थोड़ा और बेहतर परफॉर्मेंस दिखाना शुरू करते हैं अगर आप AMD के प्रोसेसर्स के साथ उन्हें यूज करो, मतलब AMD के GPUs के साथ यूज करो बजाय Nvidia के। ये फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। एक और अंडरलाइन करने वाली बात मैं आपको बता दूं कि अब आप आदत डाल लो, अब आपको बार बार ये सुनाई देगा और मैं भी यही कहूंगा, i7 8700K इज द न्यू CPU किंग ऑफ गेमिंग। और दूसरा ये भी अंडरलाइन कर लो आप कि आज का i7 8700K अब ऑलराउंडर भी है, मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड में भी धज्जियां उड़ाना शुरू करेगा। ये 7700K के बारे में नहीं कहा जा सकता। वो राजा थे, लेकिन वो अपने महल के ही राजा थे, सिर्फ गेमिंग के राजा थे, मल्टी थ्रेडेड वर्कलोड के राजा नहीं थे वो। लेकिन ये है, और गेमिंग में तो अब ये नया राजा है ही। लेकिन ऑब्वियसली मैं फिर से वही बात कहूंगा, राजा भी है तो इसे राजा बनाने वाला AMD ही है। जो ऑलराउंडर वाली बात कही है ना मैं, उसका रीजन मेन रीजन AMD ही है, क्योंकि पिछली पुरानी 7 जनरेशन से i7 4 कोर 8 थ्रेड का हुआ करता था, पिछली 7 जनरेशन से। ये जनरेशन है जिसमें आप 6 कोर 12 थ्रेड वाला i7 अब देख रहे हो। किसकी वजह से? अब इंटेल तो कहेगा नहीं हम ही कर रहे थे, हम तो सोच रहे थे, हम तो कुछ नहीं सोच रहे थे, सिर्फ AMD की वजह से। और याद रखो आप, एक ओवरऑल बात आप याद रखना कि i7 8700K बेसिकली नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर आप बात कर रहे हो ना, इट बीट्स ऑल द CPUs, कंज्यूमर ग्रेड के सारे CPUs को बीट करता है अगर आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की बात करो। लेकिन फिर मैं वही वाली बात कहूंगा, असली जो योद्धा हैं, असली जो प्राइस मिलेगा वो i5s को मिलेगा, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत खरीद सकते हैं तो मैं और आप तो वो 8400 या 8600K की तरफ देखेंगे। और ये भी मैं क्लियर करता हुआ चलूं कि अगर CPUs की आप बात करते हो तो i5s आर बेटर देन R5s in gaming also and in multi-core, multi-threaded workloads for content creations also। लेकिन ये भी सच है कि शॉर्टेज देखने को मिलेगी, देखने को मिल रही है इंडिया में भी अपने। वो सीधी सी बात है, बस राइजन का रोकना था, इन पे इतने CPUs नहीं थे, इन पे इतना कुछ था नहीं इंटेल के पास इतनी जल्दी सब कुछ देने का। इन्हें सिर्फ लोगों को रोकना था कि राइजन ना खरीद पाए। अब लार तो टपकेगी ना ये सारे प्रोसेसर्स देख के, लेकिन या तो अवेलेबिलिटी नहीं है के प्रोसेसर्स की, और नॉन के की अवेलेबिलिटी है तो वो Z370 पे थोड़ा ही ना लगाओगे आप। Z370 12 हजार के मदरबोर्ड। लेकिन ओवरऑल एक बात कहनी पड़ेगी, साल बड़ा खतरनाक था ये 2017 वाला। मतलब के भी ले, फिर राइजन, और अभी साल खत्म भी नहीं हुआ, लो कॉफी ले। एक साल में 3 अलग अलग जनरेशंस। जिन लोगों को वेट करना था तो कहां तक वेट करोगे आप और वेट करके भी जीत जाओगे इसकी क्या गारंटी है जब 3 जनरेशंस आएंगी और तीनों अच्छी। बाय द वे, अब इतनी देर से मैं बात कर रहा था i5s के बारे में और i7s के बारे में, थोड़ा सा मैं कंसंट्रेट करना चाहूंगा अब i3s के बारे में। जैसा कि मैंने कहा कि बजट लोगों का यही है खरीदने का, तो आप इसमें ही ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। ये वीडियो तो शुरू हो चुका है। ये सब्जेक्ट शुरू करने से पहले i3 वाला मैं पहले ही एक अंडरलाइन करा दूं बात आपको। आप अपनी कॉपी पेन निकाल लो, उस पे लिखो i3 8350K, उसके आगे लगाओ आप इक्वल टू, और उसके आगे आप लिख लो वाहियात,
और उस वाहियात को अंडरलाइन कर लो आप, ठीक है, जिससे कि भूल ना जाओ। मैं इतना ज्यादा क्यों परेशान हो रहा हूँ, आप कहोगे IG इतना ज्यादा क्यों भावनाओं में बह जा रहे हो, तक क्यों उल्टा सीधा 8350K को सुना रहे हो। मैं बताता हूँ, वजह भी बताता हूँ। पता नहीं क्यों पैदा करता है इंटेल ऐसे CPUs। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जो भला बुरा कहना है मुझे 8350, उससे पहले मैं तारीफें भी कर दूं 8100 की। आप इस प्रोसेसर को i3 8100 को इस नजर से देखो कि ये एक i5 है, इसकी परफॉर्मेंस इक्वल टू है i5 7400 या फिर i5 7500 के, और ये उससे 40 से 50 गुना तक सस्ता होगा। मतलब 40 गुना तो है ही, 40%, सॉरी 40 गुना नहीं, 40% सस्ता है उससे, करीब करीब आधा ही हो गया। सीधी सी बात है ना, आपको i5 मिल रहा है i3 के रेट में। बस वही एक प्रॉब्लम है, वही खुशी आई है दुख के लिफाफे में कि प्रोसेसर तो बड़ी तारीफें कर दी मैंने 8100 की, वाह वाह, 7400 7500 के बराबर की परफॉर्मेंस, आधी कीमत, वो सारे कीमत आपकी 35 हो जाएगी जब आपको Z सीरीज का चिपसेट खरीदना पड़ेगा। फिलहाल तो बाद में ही आएंगे ना सस्ते वाले H310 वगैरह। H310 आएगा ये गारंटेड है, H210 की तरह नहीं आया होगा कि जो आया ही नहीं, और उसकी जरूरत भी नहीं थी H210 की। जब H110 था, बायोस अपडेट करो, नए वाले चलाओ, तो क्यों टेंशन लेनी। लेकिन H310 आएगा, इसमें आप कोई शक मत रखो। एक सस्ता, सबसे सस्ता चिपसेट जो हो सकता है वो आएगा। लेकिन क्या वो H110 से सस्ता होगा जैसे हमारा गीगाबाइट वाला है अल्टीमेट सस्ता, अल्ट्रा सस्ता? क्या इतना सस्ता होगा? इसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे। ऑल्दो अब मैं एक बात की बात बता दूं, गेमिंग की भी बात अभी कर लेंगे, लेकिन अगर आप वही वीडियो एडिटिंग टाइप के वो काम करते हो ना आप, और एडोब प्रीमियर प्रो की ही अगर आप बात पूछो इस i3 के सेक्शन में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, कोई शक नहीं है। और ऑब्वियसली कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर मैं ये भी कह दूं 1300 और 1200 से काफी अच्छा है एडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पे मैं एक और बात कह दूं, जो रैम की अभी तक बात नहीं करी है मैंने इन CPUs के, क्योंकि और बहुत सारी बातें थी, इसलिए मैं कंफ्यूज भी नहीं करना चाहता था। ऑल्दो आप इस 8100 को या तो 3200 की मेगाहर्ट्ज वाली रैम पे चला लो या 2400 मेगाहर्ट्ज वाली रैम पे चला लो, बराबर ही मिलेगा आपको एडोब प्रीमियर प्रो में। यहाँ कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको तेज रैम का। और अगर आप लो सेक्शन में बात कर रहे हो ना, और आप एडोब प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर की बात करो, 8100 तो मैंने आपसे कह ही दिया। और अगर थोड़े पैसे ज्यादा हैं तो आपको बहुत मजा आएगा अगर आप 8400 पे भी चले जाते हो तो। भाई 2 कोर 2 थ्रेड एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आप। बहुत प्यारा प्रोसेसर है वो भी, उसकी तारीफें अभी मैं पीछे तो कर ही चुका हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको 8100 के साथ उसे कंपेयर करके बता रहा हूँ। बट प्रॉब्लम फिर वही है, बार बार मैं आपको जो खुश करूंगा दुखी भी करूंगा। 8100 हो 8400 हो, अभी तो G370 ही है। अच्छा, बात करें लेने कि मैं 8350K को मैं इतना क्यों भला बुरा कह रहा हूँ, क्यों वाहियात कह रहा हूँ। रीजन देता हूँ मैं। इसको भयानक ओवरक्लॉक करने के लिए आपको वाटर कूल्ड AIO लेना पड़ेगा, तब जाके ये आपका मरमरा के 4.9 गीगाहर्ट्ज तक पहुंचेगा। है भयानक ओवरक्लॉक कर रहे हो आप इसे, तो भी हो सकता है ये मरते मराते 8400 की परफॉर्मेंस टच कर जाए, हो सकता है। लेकिन ये हो सकता है जो मैंने कहा ना, परफॉर्मेंस टच कर जाए। इसकी कीमत क्या चुकाई आपने? ज्यादा पावर खाएगा ये 8400 से भी ज्यादा, पैसे भी इसके ज्यादा हैं क्योंकि वो AIO लगाना पड़ रहा है, और Z370 तो खरीदना ही पड़ेगा इसके साथ, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है। के प्रोसेसर है, आपको Z चिपसेट ही चाहिए, तभी ओवरक्लॉक कर पाओगे ना, और उससे भयानक गर्म चलेगा। तो इतना उल्टा घुमा के नाक क्यों पकड़ूं, मैं सीधे 8400 ही खरीदूंगा ना मैं। परफॉर्मेंस भी पहुंचा पाया थोड़ा बहुत 8350K की, कैसे मरमरा के बहुत ही जोर लगा के 4.9 गीगाहर्ट्ज पे पहुंचा रहा हूँ। वो भी हो सकता है आपका इतना लक ना हो, आप ना पहुंचा पाओ 4.9 पे। हर किसी का लक थोड़ी ना होता, हर किसी की सिलिकॉन लॉटरी थोड़ी ना निकलती है। तो समझदारी इसी में है कि इस प्रोसेसर को चूज करने के बजाय कि Z चिपसेट खरीदूं महंगी वाली, महंगा ये 8350 के प्रोसेसर खरीदूं, फिर एक महंगा AIO खरीदूं जिससे कि मैं इसे भयानक ओवरक्लॉक कर पाऊं, तभी फायदा होगा ना। इसीलिए ले रहे हो ना आप ओवरक्लॉक करने के लिए। फिर मैं इसे ओवरक्लॉक करूंगा, फिर मैं अपनी किस्मत को देखूं कि क्या मुझे अच्छा CPU मिला है, क्या ये जा पाएगा 4.9 गीगाहर्ट्ज तक। फिर वो ज्यादा मेरी पावर भी चूसेगा, 8400 के मुकाबले ज्यादा पावर चूसेगा, माइंडेड, उससे ज्यादा गर्म भी चलेगा। हाय तौबा, मैं इतनी मचा रहा हूँ, पैसे खर्च कर लिए, पावर भी ज्यादा दे रहा हूँ, फायदा क्या उखाड़ा मैंने उसकी परफॉर्मेंस के बराबर पहुंच। शायद तुम इतना क्यों अपना इतना दिमाग खर्च करूंगा, मैं इतना क्यों मेहनत करूंगा। भाई मुझे i3 खरीदना, मैं 8100 खरीदूंगा, और इतनी अगर मुझे चरस चढ़ी है कि वो ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी, मैं चुपचाप 8400 खरीदूंगा, कोई दिमाग में टेंशन नहीं। लेकिन एक यहाँ बात बताता हुआ चलूं, 8100 मुझे बहुत काबिल प्रोसेसर लग रहा है, और प्राइस टू परफॉर्मेंस बजट CPUs में मेरे ख्याल से अब AC की होगी। लेकिन वो दिल्ली अभी बहुत दूर है, वो हम तब बात करेंगे, तब देखेंगे क्या रेट चल रहे हैं, कितने का H310 आया वगैरह
वगैरह। लेकिन अगर सिर्फ CPU की बात करोगे, प्राइस टू परफॉर्मेंस में अगला बजट CPU किंग 8100 होने वाला है। और सीधी सी बात आप समझ लो, 8100 की जब आप बात करते हो उसे तो R3 को तो ये तबाह और निस्तेनाबूद कर देगा। मतलब R3 1200 और 1300X की बात करते हो, इन्हें तो टक्कर दे रहे हैं G4560 और 7100 जैसे प्रोसेसर। मतलब केबी लेक वाले पेंटियम और i3। ये कॉफी लेक वाला तो उसकी धज्जियां उड़ा देगा उस R3 की। और मतलब एक सीधी सी बात है, मतलब प्राइस टू परफॉर्मेंस जो है वो आपको 8100 में बहुत ऊंचा मिलेगा 1200 और 1300X के मुकाबले। लेकिन और मैं एक और बात कहता हुआ चलूं कि मैं बहुत देर से Z370 को भी उल्टा सीधा कही जा रहा हूं, लेकिन मैं एक बात यहाँ पर एक और जोड़ता हुआ चलूं। अगर आपकी आत्मा बहुत किलस रही है और इस समय आप मीडियम वाला बिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो भी मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी है नहीं, बजट चिपसेट तो अभी नहीं है, लेकिन 8400 इतना अच्छा प्रोसेसर है कि इसके लिए अगर आपको Z सीरीज का चिपसेट भी लेना पड़ता है तो आई विल मतलब नेगोशिएट किया जा सकता है इसमें। ऑब्वियसली वो तो आप रीजंस जानते ही हो, ओवरक्लॉक कर नहीं पाओगे। जो Z सीरीज की चिपसेट खरीदी जाती है वो इसीलिए खरीदी जाती है कि मैं प्रोसेसर ओवरक्लॉक करूं, लेकिन आपका 8400 ओवरक्लॉकेबल नहीं है और आप बजट में भी रहना चाहते हो, आप नहीं जाना चाहते 8600K पे कि उसके लिए मैं फिर एक अच्छा कूलर भी खरीदूं, इतना नहीं है पैसा मेरे पास। तो 8400 के लिए भी एक बार को हल्का सा मैं कह सकता हूं कि हाँ, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो Z370 आप 8400 के लिए भी ले लो। वो बेहतरीन प्रोसेसर है और उसे चलाने के लिए थोड़ा अगर पैसा आज की तारीख में देना पड़ता है, आज की तारीख में, वरना मार्च या जुलाई तक तो नए आ ही जाएंगे चिपसेट। आज की तारीख में 8400 जैसे प्रोसेसर के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं Z सीरीज के चिपसेट में, तो वो दे दो, क्योंकि इसमें ना थोड़ी पंगे कम है। 8400 आपको मिल जाएगा, 8600K के वांदे हो रहे हैं, वो मुश्किल से मिल रहा है। फिर वही वाली बात है, क्योंकि लोग जिनके पास पैसा है वो तो भाई सीधी सी बात करते हैं, मैं Z भी खरीदूंगा और मैं K भी खरीदूंगा और फिर मैं करूंगा ओवरक्लॉक, और मेरे पास पैसे भी हैं, मैं बहुत अच्छे AIOs भी खरीदूंगा 5 से लेके 10,000 तक रुपए के वाले। अब हर किसी के पास तो इतने पैसे नहीं होते ना, लेकिन वो प्यारा प्रोसेसर नजर आ रहा है 8400 की शक्ल में। और दूसरा, आप हमेशा एक बात याद रखो, Z370 का एक मेन रीजन ये भी है, हमेशा आप बात ये याद रखो कि सिर्फ ओवरक्लॉकिंग के लिए नहीं है। अगर ओवरक्लॉकिंग के लिए है तो उसके लिए मैन्युफैक्चरर जानता है कि ये सबसे अच्छे मदरबोर्ड्स होते हैं, सबसे अच्छे कंपोनेंट्स लग के आते हैं। आपके पूरे कंप्यूटर में कुछ चीजें कमजोर होंगी, उनमें से कमजोर चीजों का नाम होता है मदरबोर्ड। अगर एक कैपेसिटर गया तो मदरबोर्ड गया। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा मदरबोर्ड मिल रहा है, अच्छे कंपोनेंट्स वाला, जिसकी गारंटीड बहुत लंबी लाइफ होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसे एक्स्ट्रा चुकाए तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। और दूसरा ये भी आप याद रखो कि मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ Z सीरीज के साथ जो है नॉन ओवरक्लॉकेबल CPU। ये भी आप याद रखो कि आपकी कितनी पेशेंस है। अगर आप रुके हुए थे और आज आप लेने जा रहे हो, तो क्या आप 3 महीने या 6 महीने और रुकने की ताकत रखते हो? वो पर्सनल आपका डिसीजन है। और इस वेटिंग के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ केवी लेक वाले में, वो आप देख सकते हो। चलो गाइस, अब मेरी दम निकल गई है कॉफी लेक के चक्कर में। मुझे कॉफी लेक पीनी पड़ जाएगी, पूरी कॉफी की लेक ही पीनी पड़ जाएगी, मैं बहुत थक गया हूँ। लेकिन आई होप कि मैंने आप पे नंबर नहीं फेंके, आपको समझाने की कोशिश की है कि ये सब क्या था, कितने ताकतवर हैं ये और दूसरों के मुकाबले कितने ताकतवर हैं, जैसे कि राइजन भी है या वगैरह वगैरह। बाकी प्रोसेसर तो अभी आया ही है, चैनल कहीं जा नहीं रहा है, बातचीत तो आगे होती रहेगी, कॉफी तो हम पीते ही रहेंगे। लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। AMD की भी दूसरी जनरेशन आनी है, ज़ेन की, तो गेम ऑफ थ्रोन्स चलेगा, अभी आगे भी बातचीत करनी है। लेकिन आज का वीडियो यही खलास करेंगे। सुनो अब आप गौर से सुन लो पहले मेरी बात, आप भागने मत लगना। देखो, लाइक कर दो, मेरी दम निकलती है बहुत ज्यादा। लाइक कर दो, वीडियो लाइक कर दो, कम से कम कुछ नहीं मिलता इस चैनल से मुझे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, सिर्फ लाइक कर दो, वही मेरे लिए बहुत है। दूसरा, मैं आपके भी व्यूज जानना चाहूंगा, जितनी मैंने पूरी बातें बताई है ना, इतना लंबा किस्सा सुनाया है मैंने आपको कॉफी लेक का, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज हैं? सीरियसली आप भी तो नजर रखे हुए होगे, आप अपने भी व्यूज बताओ। देखो, दूसरे लोग पढ़ते हैं, उन्हें भी थोड़ा सा समझ में आता। और अगर ऐसी कोई बात है कि जो मैं मिस कर गया हूँ कि आईजी तुमने उसके बारे में बात नहीं करी, आईजी तुमने उसके बारे में बात नहीं करी, तो उसके बारे में भी आप कमेंट में लिखो कि मुझे इसके बारे में कंफ्यूजन है, इसको भी क्लियर करो थोड़ा सा। और हो सकता है अगर आपके लिए कंफ्यूजन हो, किसी और के लिए ना हो, तो वो आपको जवाब भी दे दे। बाकी मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि एक केस का भी रिव्यू कर रहा हूँ मैं, वो भी आपको बताऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था ना, एक बहुत पुराने किसी वीडियो में वादा किया था कि आपको मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि अच्छे केस का क्या मतलब होता है, क्योंकि आजकल ट्रेंड जो चल रहा है कि बहुत ही कम कीमत में 10-10 हजार पंखों वाले केस आ रहे हैं, वो लोग लगा रहे हैं।
तो वो क्यों मना करता हूँ मैं आपको, और अच्छे केस की डेफिनेशन क्या होती है। तो उसके लिए अब मेरे पास 2 केस हैं, तो मैं आपको दोनों में कंपैरिजन करके वगैरह वगैरह बता सकता हूँ। तो उसका भी आप इंतजार करो, ठीक है। लाइक कर देना और कमेंट वमेंट जो मैंने बात कही है वो भी आप कर देना। और बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे रह गई होगी तो वो मैं अपडेट करूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो हाथ जोड़ के विनती ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जरूर जाएं और देखें कि क्या हो रहा है। क्योंकि अगर कोई नई बात आएगी या मैंने मिस कर दी है जो आप बताओगे और फिर मैं उसे जोड़ूंगा, तो कहाँ जोड़ूंगा, वीडियो में थोड़ी ना जोड़ पाऊंगा, डिस्क्रिप्शन में जोड़ूंगा ना, ठीक है ना। चलो मैं चल रहा, बहुत थक गया, टाटा बाय बाय।